हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम इस चैनल पे एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है, जिसका नाम है सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, जिसको हम लोग शॉर्ट में सैड के नाम से जानते हैं। और यह सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो बीसीए कर रहे हैं या फिर बीटेक कर रहे हैं, क्योंकि बीसीए और बीटेक में यह एक सब्जेक्ट के तौर पे इंट्रोड्यूस्ड है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़ने के बाद हम बीसीए में जो प्रोजेक्ट बनाते हैं या फिर बीटेक में जो लास्ट में हम प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें डॉक्यूमेंटेशन कैसे करते हैं उसके बारे में हम सारा इंफॉर्मेशन सीख सकते हैं। साथ ही साथ एक सिस्टम कैसे डेवलप होता है, एक सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर भी एक सिस्टम कहलाता है। तो कोई भी सिस्टम हो कैसे डेवलप करते हैं, उसे क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, सब कुछ हम इसी में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, इसी सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट 1 से। फर्स्ट यूनिट है इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो पहले हम समझते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम होता क्या है। ठीक है, देखिए इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिसके माध्यम से हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। हाउ इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। एंड इस यूनिट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ लेसन स्ट्रक्चर दिया गया है। तो चलिए लेसन स्ट्रक्चर में क्या है कि पहला ऑब्जेक्टिव दिया गया, यानी कि यह लेसन जो पढ़ रहे हैं हम लोग, जो फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। दूसरा इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है। तीसरा फंडामेंटल्स ऑफ सिस्टम, यानी कि सिस्टम के बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में बताया गया है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि सिस्टम से रिलेटेड है, उसकी चर्चा भी करेंगे हम। साथ में क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम है, जिसमें मतलब कि जिसको 3 भागों में बांटा गया है। एक है रियल लाइफ बिजनेस सब सिस्टम, रियल टाइम सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। 3 तरीके के सिस्टम की चर्चा की गई यहाँ पे है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ अ सक्सेसफुल सिस्टम, यानी कि एक सक्सेसफुल सिस्टम कैसे हम बना सकते हैं। ठीक है, इसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद वेरियस अप्रोचेज फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं जो हम एडॉप्ट कर सकते हैं, कौन कौन से अप्रोच है जो हम लगा सकते हैं। इसको हम 2 भाग में बांटे हैं। एक है स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड डिजाइन अप्रोच, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड डिजाइन अप्रोच। एंड दूसरा है प्रोटोटाइपिंग। यह क्या होता है यह हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट ज्वाइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, और उसके बाद समरी है और कुछ क्वेश्चंस दिया जाएगा एट द एंड ऑफ दिस यूनिट दैट यू विल सॉल्व। आप इसको पूरा करेंगे इस क्वेश्चंस को। ठीक है, यह जो चैप्टर है, यह चैप्टर हर एक यूनिवर्सिटी में जहां बीसीए या फिर बीटेक की पढ़ाई होती है वही यूनिवर्सिटी के सिलेबस से लिया गया है सारा कंटेंट, इसलिए ये आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होगा, काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव के साथ। ऑब्जेक्टिव क्या कहता है कि आफ्टर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। आप इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं अच्छे से तो आपको क्या क्या समझ में आ जाएगा। फंडामेंटल ऑफ सिस्टम, यानी कि सिस्टम के बेसिक चीजें आपको समझ में आ जाएंगी कि सिस्टम क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे यह काम करता है। यानी कि बेसिक जो इसका स्ट्रक्चर है, बेसिक्स है इसका, वो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम, यानी कि सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि हम सिस्टम को कितने प्रकार से बांट सकते हैं। नेक्स्ट है रियल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। रियल सिस्टम क्या होता है एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है। चूंकि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आजकल बहुत ही चर्चा में है, यह सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी के हिसाब से, क्योंकि IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है उस पर इसका बहुत ही ज्यादा यूज होता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ अ सक्सेसफुल सिस्टम, यानी कि एक सक्सेसफुल सिस्टम हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। एंड स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिजाइन अप्रोच, कुछ अप्रोच की बात करेंगे। उसके बाद ज्वाइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात करेंगे, जिसको हम समझ पाएंगे। यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि कुछ पॉइंट्स को आपके माइंड में डाल देना, समझा देना। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को खत्म करने के साथ ही ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हमारा क्लियर होता है कि नहीं होता है हम देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन को स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग फंडामेंटल ऑफ सिस्टम। फंडामेंटल ऑफ सिस्टम क्या कहता है, सबसे पहले हम समझते सिस्टम होता क्या है। द सिस्टम इज अ वर्ड ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड सिस्टेमा। सिस्टम एक ऐसा वर्ड है जो कि
दूसरे वर्ड यानी ग्रीक वर्ड सिस्टेमा से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड रिलेशनशिप अमंग कंपोनेंट्स। यानी कि सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स। इसको आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं अ सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स, और आप ऐसे भी कर सकते हैं सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स। अब चूंकि क्या है, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है कंपोनेंट्स का, तो क्यों ऑर्गेनाइज किया गया? यानी कि सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स और ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स दैट यूज टू सॉल्व अ स्पेसिफिक टास्क, यानी कि जो किसी स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने के लिए डिजाइन किया जाता है उसे हम सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं कि सिस्टम में बी डिफाइंड एज ऑर्डरली ग्रुपिंग ऑफ इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट लिंक टुगेदर अकॉर्डिंग टू प्लान टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। सेम वही बात है कि इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं और सब एक ऑर्डर में ग्रुप होते हैं। इनके ग्रुप होने का एक ही कारण है ताकि जिस गोल को लेकर, जिस ऑब्जेक्टिव को लेकर सिस्टम बनाया गया है उस ऑब्जेक्टिव को यह अचीव कर ले। यानी कि सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स विच आर डिजाइन टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। आप इसको सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं। आगे है each component is a part of total system and it has to do its own share of work for the system to achieve the desired goal। जितने भी इसमें कंपोनेंट्स होते हैं, सारा कंपोनेंट्स उसी सिस्टम का पार्ट होता है और हर एक कंपोनेंट्स का अपना एक काम होता है। यानी कि एवरी कंपोनेंट इज डिजाइन फॉर अ स्पेसिफिक वर्क। हर एक कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं सिस्टम में, वे सारे कंपोनेंट्स किसी स्पेसिफिक काम को पूरा करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। और जब बहुत सारे कंपोनेंट्स एक साथ मिलते हैं तो एक बहुत बड़ा गोल अचीव होता है, और उस गोल को अचीव करने के लिए जब सारे कंपोनेंट्स एक साथ टुगेदर मतलब कि एक साथ मिल जाते हैं ना, तो उसे हम सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट है एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट इंटरेक्ट टू सपोर्ट एंड इम्प्रूव डे टू डे ऑपरेशन इन अ बिजनेस एज वेल एज सपोर्ट द प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग नीड्स ऑफ मैनेजमेंट एंड यूजर्स। यानी कि सिस्टम और क्या है, सिस्टम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है जो दैट इंटरेक्ट टू सपोर्ट, यानी कि जिसका काम क्या है, सपोर्ट करना हमारे डे टू डे के लाइफ में जो चीज़ें घटती है, जो चीज़ें होती हैं, यानी कि कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं उसको सॉल्व करना होता है, तो उन सारे चीज़ों को हेल्प करने के लिए सिस्टम का यूज किया जाता है, उसे भी हम सिस्टम बोलते हैं। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, जाहिर सी बात है जब सिस्टम हम यूज कर रहे हैं तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, कुछ गुण होंगे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट कैरेक्टरिस्टिक्स, ड्यू टू दैट कैरेक्टरिस्टिक्स भी यूज सिस्टम। इसी कैरेक्टरिस्टिक के कारण हम क्या करते हैं, सिस्टम का यूज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या कहता है, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, देखिए ऑर्गेनाइजेशन का सीधा सा मतलब होता है अरेंजमेंट, यानी किसी चीज को एक ऑर्डर्ड में अरेंज करना ही ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। किसी भी चीज को एक ऑर्डर्ड में अरेंज करना ही ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। यानी कि हमने समझा कि सिस्टम जो है ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स है, ठीक है, कई सारे कंपोनेंट्स हैं और हर एक कंपोनेंट्स का अलग अलग काम होता है। तो ऐसा नहीं सारे कंपोनेंट्स एक ही साथ सारा काम करने लगेंगे, नहीं, कोई कंपोनेंट्स एक काम कर रहा है, फिर दूसरा कंपोनेंट का दूसरा काम है, तीसरे का तीसरा काम है, तो कुछ तो होगा ना, कैसे, हाँ एक इस कंपोनेंट का काम पहले है, बाद में एक कंपोनेंट करेगा, उसके बाद ये कंपोनेंट काम करेगा, उसके बाद एक कंपोनेंट काम करेगा, यानी कि अलग अलग तरीके के कंपोनेंट्स हैं, तो अलग अलग तरीके का काम है, और कोई काम पहले होगा, कोई काम बाद होगा। तो उसी काम को जो ऑर्डरली अरेंज किया जाता है उसे हम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और यह सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स दैट वर्क्स टुगेदर। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन इंप्लाइज स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्ट्रक्चर की बात करता है, ऑर्डर की बात करता है। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स दैट हेल्प्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव, यानी कि यह कंपोनेंट्स का अरेंजमेंट है जो कि किसी ऑब्जेक्टिव यानी किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जाता है। अ कंप्यूटर सिस्टम इज डिजाइन्ड अराउंड एन इनपुट डिवाइस, अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एन आउटपुट डिवाइस एंड वंस और मोर स्टेजेस यूनिट। जैसा कि हम जानते हैं कंप्यूटर सिस्टम जो है उसमें इनपुट डिवाइस होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और आउटपुट डिवाइस होता है। तीन चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है उसमें, ठीक है, एंड वन ऑफ मोर स्टोरेज, और उसमें कुछ स्टोरेज यूनिट होते हैं जिसको हम लोग या तो हार्ड डिस्क बोलते हैं HDD, या फिर हम उसको SSD बोलते हैं, या फिर किसी दूसरे रैम
रैम भी एक प्रकार का मतलब कि स्टोरेज डिवाइस नहीं है, लेकिन वो स्टोर नहीं करता है, मेमोरी है, स्टोर नहीं करता, टेम्परेरी स्टोर करता है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। When linked together they work as a whole system to produce information। और इन सारे चीजों का कि इनपुट डिवाइस को, आउटपुट डिवाइस को, प्रोसेसिंग यूनिट को, स्टोरेज यूनिट को, जब सबको एक साथ मिला जाते हैं तब वह एक सिस्टम बन जाता है जिसको हम लोग कंप्यूटर सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इंफॉर्मेशन सिस्टम का वो क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी सिस्टम का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है पहला वो क्या है? ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सारे कंपोनेंट्स कनेक्टेड होते हैं। दूसरे की बात करते हैं अगर हम, तो दूसरा यहाँ पे दिया गया है, पहला आपका हो गया ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा यहाँ पे है इंटरेक्शन। दूसरा क्या है? इंटरेक्शन। इंटरेक्शन क्या कहता है कि इंटरेक्शन रेफर्स टू द प्रोसीजर इन विच ईच कंपोनेंट फंक्शन विद अदर कंपोनेंट्स फॉर द सिस्टम। यानी कि जब एक से ज्यादा कंपोनेंट्स एक साथ है, देन देयर इज नीड टू कम्युनिकेट अमॉन्ग द कंपोनेंट्स। यानी कि आपस में कंपोनेंट्स को भी कम्युनिकेट करना होता है, ठीक है ना। इंटरेक्शन आवश्यक होती है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। एंड जब तक कंपोनेंट्स आपस में कम्युनिकेट नहीं करेगा हमारा सिस्टम सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इंटरेक्शन क्या है कि इंटरेक्शन बताता है कि ऑल द कंपोनेंट्स फंक्शंस एंड एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर टू मेक सिस्टम सक्सेसफुल। इन अ कंप्यूटर सिस्टम द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मस्ट इंटरेक्ट विद द इनपुट डिवाइस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम की बात कर ले अगर, तो इसमें इनपुट डिवाइस जो है वह सीपीयू से, प्रोसेसिंग यूनिट से क्या करता है? इंटरेक्ट करता है, तभी वह रिजल्ट दे पाता है। अगर इनपुट डिवाइस प्रोसेसिंग यूनिट से इंटरेक्ट ना करे, देन नो एनी इनपुट डिवाइस कैन प्रोड्यूस आउटपुट। वो कोई आउटपुट नहीं दे सकता है क्योंकि वो इनपुट डिवाइस है, वो सीपीयू के हेल्प से ही आउटपुट दे सकता है, ठीक है। तो इंटरेक्ट करता है किससे? सीपीयू से। इन टर्न the main memory holds programs and data that the ALU uses for computation. The relationship between the components enable the computer perform। यानी कंप्यूटर के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, जितने कंपोनेंट्स होते हैं, सारे कंपोनेंट्स जो जिस तरीके से अटैच्ड होते हैं एक दूसरे से, कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, उसी के माध्यम से एक सिस्टम बनता है और वह सिस्टम यानी कि वो कंप्यूटर एक रिजल्ट दे पाता है, हमारा काम कर पाता है हमारे लिए। यानी कि अगर हम कंप्यूटर से काम करवाना चाहते हैं तो कंप्यूटर को हमें ये समझना पड़ेगा कि वो एक सिस्टम है जिसमें इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। तो भी क्या है? सिस्टम है एंड उसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सिस्टम के। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ा क्या? इंटरेक्शन। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो दिया गया यहाँ पे यह इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है कि इंटरडिपेंडेंस मीन्स that part of the organization or computer system depend on another। इंटरेक्शन जैसा कि हमने देखा कि आपस में कंपोनेंट्स कम्युनिकेट करते हैं, तो इंटरडिपेंडेंस भी यही कहता है कि हर एक कंपोनेंट्स एक दूसरे पे क्या होता है? डिपेंड होता है। यानी कि कोई भी कंपोनेंट, जैसे कि समाज में, सोसाइटी में देखते हैं कि हम भी, जैसे कि आप अपने आप को इंडिविजुअल समझ रहे हैं, लेकिन जैसे आप पढ़ाई के लिए डिपेंड है कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, टीचर्स पे, दूसरे चीजों पे। तो थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है इंटरडिपेंडेंस। हमने इसको देखा कि इंटरडिपेंडेंस में क्या होता है कि हर एक कंपोनेंट्स एक दूसरे पे डिपेंड होता है। जैसे कि समाज में हर एक व्यक्ति किसी न किसी माध्यम से किसी न किसी पे डिपेंड होता है। जैसे कि हम लोग राशन के लिए किराना वाले की दुकान पे, ग्रोसरी की दुकान पे डिपेंड होते हैं, कहीं जाने के लिए मीन्स ऑफ व्हीकल्स यानी कि बस पे डिपेंड होते हैं, ट्रेन पे, प्लेन पे, इस सब पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंडेंसी कोई लोग कुछ हम पे डिपेंड होते हैं, कुछ पे हम डिपेंड होते हैं, तो ऐसे डिपेंडेंसी होती है, तब ये पूरा सिस्टम, हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारा जो सोसाइटी का सिस्टम है, ये सही से चल पाता है। वैसे यहाँ सिस्टम में क्या है कि इंटरडिपेंडेंस होता है, जिसमें सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं और तभी वो सिस्टम हमारा सक्सेसफुल माना जाता है। दे आर कोऑर्डिनेटेड एंड लिंक टुगेदर अकॉर्डिंग टू प्लान। विल सारे कंपोनेंट्स कोऑर्डिनेट करते हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तभी एक प्लान एग्जीक्यूट हो पाता है। वन सब सिस्टम डिपेंड्स ऑन द इनपुट ऑफ अनदर सब सिस्टम फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। हर एक सब सिस्टम जो होता है दूसरे सब सिस्टम पर डिपेंड होता है ताकि वो फंक्शन सही से कर सके। दैट द आउटपुट ऑफ वन सब सिस्टम इज रिक्वायर्ड इनपुट ऑफ अनदर सिस्टम। तभी क्या होता है, जैसे कि इनपुट सिस्टम एक हो गया, आउटपुट सिस्टम एक हो गया। अब इनपुट जब तक नहीं जाएगा आउटपुट तब तक नहीं आएगा, ठीक है। तो और आउटपुट आने के लिए इनपुट देना भी जरूरी है। तो दोनों क्या है, आपस में इंटरडिपेंडेंट है।
इसी को बोलते हैं इंटरडिपेंडेंसी, एंड यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, सिस्टम का। तो हमने अभी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स देखा। पहला कैरेक्टरिस्टिक देखा हमने ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा हमने देखा इंटरेक्शन, एंड तीसरा देखा इंटरडिपेंडेंस। चौथा कैरेक्टरिस्टिक जो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, आपस में मिल जाना, जुड़ जाना, ठीक है। तो इंटीग्रेशन इज कंसर्न विद हाउ अ सिस्टम इज टाइड टुगेदर। देखिए सेम चीज यहाँ लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि कैसे जो सिस्टम होता है वह आपस में जुड़ा हुआ होता है, आपस में जुड़ा हुआ होता है, यानी कि हर एक सिस्टम आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। दिस इज द इंटीग्रेशन, इसी को हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। इट इज मोर देन शेयरिंग अ फिजिकल पार्ट, इट मीन्स दैट पार्ट ऑफ द सिस्टम वर्क टुगेदर विद इन अ सिस्टम इवन दो ईच पार्ट परफॉर्म्स अ यूनिक फंक्शन। सिस्टम में हर एक पार्ट क्या होता है, सिस्टम का अलग अलग फंक्शन करता है, डिफरेंट फंक्शन करता है, फिर भी सारा पार्ट क्या होता है, आपस में जुड़ा हुआ होता है, आपस में जुड़ा हुआ होता है, तभी वो सिस्टम सही से काम करता है। इसको हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। एंड एक ऑब्जेक्टिव और दिया गया है, दैट इज सेंट्रल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये भी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, सॉरी, एक कैरेक्टरिस्टिक और दिया गया है, दैट इज सेंट्रल ऑब्जेक्टिव्स। सेंट्रल ऑब्जेक्टिव क्या कहता है कि सिस्टम में भले ही डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे, हर एक कंपोनेंट्स का अलग अलग काम होगा, अलग अलग तरीके से काम करेंगे, आपस में एक दूसरे पर डिपेंड होंगे, इंटीग्रेशन होगा, उसमें इंट्रैक्शन होगा, उसमें सब कुछ होगा, लेकिन पूरे सिस्टम की ओवरऑल बात करें अगर हम पूरे सिस्टम का, तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव होगा वो सेंट्रल होगा, यानी कि पूरे सिस्टम का एक ऑब्जेक्टिव ऐसा जरूर होगा जिसको वो पूरा करेगा, एंड फॉर व्हाट, एंड फॉर दैट सिस्टम विल बी डेवलप्ड, जिसके लिए वो सिस्टम डेवलप किया जाएगा या फिर डेवलप किया गया है, ठीक है। तो क्या कहता है सेंट्रल ऑब्जेक्टिव, सेंट्रल ऑब्जेक्टिव क्वाइट कॉमन दैट एन ऑर्गेनाइजेशन में सेट वन ऑब्जेक्टिव एंड ऑपरेट टू अचीव अनदर। यानी कि ये क्या कहता है कि सेंट्रल ऑब्जेक्टिव क्वाइट कॉमन है, बहुत ही कॉमन है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन एक ऑब्जेक्टिव सेट करता है दूसरे को अचीव करने के लिए, यानी किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक ऑब्जेक्टिव सेट करना होता है। जैसे मान लीजिए आप बीसीए कर रहे हैं, अगर तो आपको बीसीए करना है, यानी कि बीसीए करने के लिए आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, बीसीए का डिग्री लेना, कंप्यूटर नॉलेज लेना, ठीक है। तो उस बीसीए की डिग्री को हासिल करने के लिए एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है आपका, वो गोल है आपका, उसको अचीव करने के लिए आपको बीसीए का हर एक सेमेस्टर को पास करना पड़ेगा। तो छोटे छोटे गोल है, इसको अचीव करना पड़ेगा। जब इसको अचीव करते जाएंगे तब आप फाइनली बीसीए का डिग्री आपको मिल सकता है। तो सेंट्रल ऑब्जेक्टिव तो आपका हो गया बीसीए का डिग्री लेना, बीटेक का डिग्री लेना, लेकिन इसके अपार्ट में भी और छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि सेमेस्टर वाइज, इस फर्स्ट सेमेस्टर को अच्छे से पास करना, सेकेंड सेमेस्टर को पास करना, थर्ड सेमेस्टर को पास करना, एंड फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स, एंड देन फाइनली आपको डिग्री मिलता है, ठीक है ना। तो एक सेंट्रल ऑब्जेक्टिव तो होता ही है, बट एक शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं जो कि होता है, तब हम सेंट्रल ऑब्जेक्टिव तक पहुंच पाते हैं। उसके बाद द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन दैट द users must know the central objective of the computer application early in the analysis of the for a successful design and conversion। किसी भी एप्लीकेशन को, कंप्यूटर एप्लीकेशन को सक्सेसफुल डिजाइन करने के लिए एक सेंट्रल ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये आपके माइंड में होना चाहिए, जो कि 5 ऑब्जेक्टिव से हमने देखा। कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव, एक बार हम रिपीट करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरा ऑब्जेक्टिव इंटरेक्शन है, तीसरा ऑब्जेक्टिव इंटरडिपेंडेंस है, चौथा ऑब्जेक्टिव इंटीग्रेशन है, और पांचवा ऑब्जेक्टिव जो हमने देखा यहाँ पे सेंट्रल ऑब्जेक्टिव है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे अपने दोस्तों से, ताकि आप घर बैठ कर भी क्लास कर सके। आज का समय जो है इंटरनेट का समय है, इसमें हमें जरूरत नहीं कि हमारे पास टीचर हो, हमें कोचिंग के लिए कहीं जाना पड़े, हम घर बैठ कर भी इंटरनेट के माध्यम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू सिस्टम, यानी कि सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, जैसे कि पर्पस, बाउंड्री, इन्वायरमेंट, इनपुट्स एंड आउटपुट्स। ये 5 टर्म्स यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं हम पर्पस का। पर्पस जैसा कि आप समझ रहे हैं, इसका मतलब होता है उद्देश्य। पर्पस इज द रीजन फॉर एग्जिस्टिंग ऑफ अ सिस्टम एंड द रेफरेंस पॉइंट फॉर मेजरिंग इट्स सक्सेस। यानी कि पर्पस का मतलब क्या हो गया कि व्हाई द सिस्टम इज एग्जिस्टिंग, कोई सिस्टम क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। एंड इफ यू are developing a system,
अगर आप कोई सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट सिस्टम, व्हाट टाइप्स ऑफ नीड दैट योर सिस्टम विल फुलफिल। आप जो बना रहे हो सिस्टम, क्या जरूरत थी उस सिस्टम को बनाने की, तो वो पर्पस में आप डिफाइन करेंगे। ठीक है, जब तक पर्पस आपका क्लियर नहीं होगा, योर सिस्टम वोंट बी सक्सेस, आपका सिस्टम बनाया गया सिस्टम सक्सेस नहीं होगा। बाउंड्री के अंदर बाउंड्रीज डिफाइन व्हाट इज इनसाइड द सिस्टम एंड व्हाट इज आउटसाइड। जो आप सिस्टम बना रहे हैं उस सिस्टम के अंदर में क्या है, उसके बाहर में क्या है, यानी कि वह सिस्टम किस हद तक, कहां तक काम करने में एबल है, सक्षम है। ठीक है ना, क्या सपोर्ट कर रहा है, क्या नहीं सपोर्ट कर रहा है। जैसे आप देखिए हमारे बॉडी के अंदर एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, उसका देखिए इम्यूनो सिस्टम होता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम इम्यूनो सिस्टम को देख लीजिए, दोनों का अपना अलग अलग काम है। इम्यूनो सिस्टम का काम क्या है कि हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करे, हमारे शरीर को स्वस्थ रखे। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है कि खाना को वो अच्छे से डाइजेस्ट करे, है ना। तो उसका बाउंड्री लिमिट है। डाइजेस्टिव सिस्टम का बाउंड्री क्या है, लिमिट है, लिमिटेड टू डाइजेस्ट द फूड ओनली। ठीक है, तो क्या है, हर एक सिस्टम का एक बाउंड्री हम बनाते हैं कि यह सिस्टम यहां तक काम कर सकता है। जैसे एसी को मान लेते एक सिस्टम है, पंखा को मान लेते एक सिस्टम है। अब पंखा हवा देगा, लेकिन वो ठंडा हवा देगा कि गर्म हवा देगा, इसकी गारंटी वो नहीं लेता है। लेकिन एसी को देखिए, वो ठंडा हवा देगा, इसकी गारंटी लेता है। तो इसका क्या है, बाउंड्री हर एक सिस्टम का क्या होता है, फिक्स होता है। नेक्स्ट, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग पर्टिनेंट टू द सिस्टम दैट इज आउटसाइड ऑफ इट्स बाउंड्रीज। यानी कि उसकी बाउंड्री के बाहर, किसी भी सिस्टम के बाहर का जो पार्ट होता है, आप कह सकते हैं, उसको हम इन्वायरमेंट बोलते हैं। वेयर द सिस्टम वर्क, जहां पे वो सिस्टम काम करता है। ठीक है, कोई भी सिस्टम कहां पे काम कर रहा है तो उसके आसपास जो सराउंडिंग्स है, दैट इज इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है इनपुट। इनपुट तो आप लोग जानते ही होंगे, बहुत ही फैमिलियर वर्ड्स है कंप्यूटर में, इसके बिना तो काम ही नहीं चलता है। इनपुट्स आर द फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, एंड इंफॉर्मेशन दैट क्रॉस द बाउंड्री टू इंटर इट फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट। यानी कि इनपुट्स क्या है, एक ऐसा फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि इनपुट्स यहाँ पे हो सकता है इनपुट डिवाइस की बात कर रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो इनपुट्स आर द फिजिकल ऑब्जेक्ट एंड इंफॉर्मेशन। फिजिकल ऑब्जेक्ट के साथ साथ इन्फॉर्मेशन, यानी कि वट एवर इन्फॉर्मेशन यू आर पुटिंग थ्रू दैट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, दैट इज इन्फॉर्मेशन दैट क्रॉस द बाउंड्री टू इंटर इट फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट। यानी कि जो बाउंड्री को क्रॉस करता है अपने इन्वायरमेंट में इंटर करने के लिए। ठीक है ना, वो इनपुट डिवाइस होता है, यानी कि इनपुट्स होते हैं। उसका आउटपुट समझ रहे हैं, ये भी फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है, साथ में इन्फॉर्मेशन भी होता है दैट गो फ्रॉम द सिस्टम इनटू इट्स इन्वायरमेंट, जो सिस्टम से अपने इन्वायरमेंट में जाता है। यानी कि इनपुट जो है इन्वायरमेंट में पुट करने के लिए होता है, और आउटपुट जो है इन्वायरमेंट से डेटा को पुट करने के लिए होता है, निकालने के लिए होता है। ठीक है, तो ये दो तरीके के इधर इनपुट आउटपुट भी क्या है, यह इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू सिस्टम। 4-5 टर्म्स है जो हमने यहाँ पे बताया रिलेटेड टू द सिस्टम। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। अब सिस्टम के टाइप की बात करते हैं, लेकिन सिस्टम कई तरीके के होते हैं। यहाँ हम टोटल 4 तरीके के सिस्टम को पढ़ेंगे, बस इसके अपार्ट में भी कई तरह के सिस्टम होते हैं। जैसे कि यहाँ दिया गया है फिजिकल सिस्टम, एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम, फॉर्मल सिस्टम, इनफॉर्मल सिस्टम, मैनुअल सिस्टम, ऑटोमेटेड सिस्टम। एक डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम होता है, एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम होता है, उसके बाद प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम होता है, उसके बाद नेचुरल सिस्टम होता है, मैन मेड सिस्टम होता है, मैन्युफैक्चर्ड सिस्टम होता है। कई तरीके के सिस्टम होते हैं। ठीक है, अगर हम सिर्फ सिस्टम वर्ड की बात करें ना, तो इकोसिस्टम भी एक होता है हमारा, सोसाइटी का सिस्टम होता है, ट्रैफिक का जो रूल फॉलो करते हैं दैट इज सिस्टम, वो भी एक सिस्टम होता है। ठीक है, जो वाटर साइकिल है वो भी एक सिस्टम होता है, जो फूड साइकिल है वो भी एक सिस्टम होता है। हम बॉडी में देखें तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इम्यूनिटी सिस्टम होता है। तो हर एक कुछ सिस्टम ही है, ये सब क्या है, सिस्टम है। कोई मतलब कि हम किसी का जब बात करते हैं तो भी कहते हैं इसका सिस्टम सही नहीं है। ठीक है, तो सिस्टम एक ब्रॉड टर्म है, बट यहाँ पे हम जो सिस्टम की बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है ना, बिकॉज हम स्पेशली BCA कोर्स और BTech कोर्स से रिलेटेड कंटेंट को पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो सिस्टम may be defined as follows: फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट, ओपन और क्लोज,
फॉर्मल और इनफॉर्मल, मैनुअल और ऑटोमेटेड, ये सिस्टम है। चलिए देखते हैं फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम क्या होता है। तो फिजिकल सिस्टम्स आर टेंजिबल एंटिटीज दैट मे बी स्टैटिक और डायनेमिक इन ऑपरेशन। फिजिकल सिस्टम क्या होते हैं? ऑल द टेंजिबल एंटिटी, यानी कि वैसे एंटिटी जिसको हम छू सकते हैं। सारे टेंजिबल एंटिटीज होते हैं जो कि स्टैटिक और डायनेमिक ऑपरेशंस को करने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे, द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सेंटर आर ऑफिसेस, डेस्क एंड चेयर्स दैट फैसिलिटेट ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। यानी कि कंप्यूटर एग्जांपल दिया गया है कि कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट क्या क्या होता है। तो एक डेस्क हो गया, चेयर हो गया, जो कि कंप्यूटर को रखने में हेल्प करता है, बैठने में हेल्प करता है। तो पूरा सिस्टम, आप कंप्यूटर सिस्टम में क्या बोलते हो? जैसे कि कंप्यूटर आप परचेज करके ले आए, तो कंप्यूटर तो एक है ही सिस्टम पूरा। कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर है ओएस, उसको भी एक सिस्टम ही बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन उसके साथ साथ आप कंप्यूटर को जिस टेबल पर रखते हो, वहाँ पे जो चेयर लगाते हो, एक स्पीकर लगा दिए, एक प्रिंटर लगा दिए, माउस ऐड कर दिए, मॉनिटर तो है ही, क्या बोलते हैं उसको, कि कीबोर्ड ऐड कर दिए। उसके बाद अलग अलग तरीके का आप डिवाइस उससे ऐड कर रहे हो, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव ऐड कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें ऐड कर रहे हो उससे, ठीक है। तो पूरा जो बन रहा है, एरिया क्रिएट हो रहा है जहाँ पे वो, जिसको हम वर्क एरिया बोल सकते हो, वो भी एक सिस्टम ही है, ठीक है ना। वहाँ पे जितने भी पार्ट्स है जिसको आप छू सकते हो, दैट इज फिजिकल सिस्टम, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम की बात कर ले अगर, तो एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम्स आर कॉन्सेप्चुअल एंड नॉन फिजिकल एंटिटीज का। एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम क्या होता है? एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्चुअल होता है, एंड नॉन फिजिकल होता है। ये नॉन फिजिकल एंटिटीज होता है, ठीक है, जिसको हम छू नहीं सकते हैं। दे मे बी एज स्ट्रेट फॉरवर्ड एज फॉर्मूला ऑफ द कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ फिजिकल सिचुएशन। यानी किसी फिजिकल सिचुएशन को कॉन्सेप्चुअलाइज करने के लिए, यानी कि विचार जो करते हैं, जो हम दिमाग में बातें लाते हैं, जो उसको डिजाइन प्रोसीजर एडॉप्ट करते हैं, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि बात किया हमने, सारे कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, डेस्क पे प्रिंटर है, चेयर लगा हुआ है, इन सारी चीज़ों की बात हमने किया, ठीक है। लेकिन इन सब चीज़ों को अरेंज करने के लिए हमारे माइंड में एक कुछ आइडिया तो आया होगा ना। वो आइडिया भी क्या है ना, कि एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम कहलाता है, ठीक है ना। एंड कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम कहलाता है, इसको हम छू नहीं सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर जो है एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम का पार्ट होता है, ठीक है ना। उसके बाद द यूज ऑफ मॉडल्स मेक इट इजियर फॉर एनालिस्ट टू विजुअलाइज रिलेशनशिप इन अमंग द सिस्टम अंडर स्टडी। अब हम जो अलग अलग मॉडल्स यूज करते हैं किसी भी सिस्टम को डेवलप करने के लिए, वो मॉडल्स भी क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम कहलाता है। जैसे कि कोई बिल्डिंग बनता है, जब कोई कार बनता है, आपको याद होगा एक टार्जन मूवी आया था अजय देवगन का। उस टार्जन मूवी में अजय देवगन ने क्या किया था? एक कार बनाने की बात की थी उसने। उस कार का पहले एक कंप्यूटर पर डिजाइन किया था, उसी डिजाइन को चोरी कर लिया गया, उसको मार दिया गया था, याद होगा आपको। तो वो जो डिजाइन उसने किया था, दैट वाज एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। वो क्या था? एक एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम था। आगे है ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम। देखिए, ओपन सिस्टम इज अ सिस्टम विद इन इट्स इन्वायरमेंट, इट रिसीव इनपुट फ्रॉम इन्वायरमेंट एंड प्रोवाइड्स आउटपुट टू इन्वायरमेंट। यह एक ऐसा सिस्टम होता है जो अपने इन्वायरमेंट तक ही लिमिट होता है, और यह उसी इन्वायरमेंट से इनपुट लेता है और उसी इन्वायरमेंट को आउटपुट देता है। वह ओपन सिस्टम कहलाता है, ठीक है। जैसे कि कोई भी रियल लाइफ सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन, एटीसी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जब जाओगे तो जैसे कि कोई कोचिंग में गए, कोई कॉलेज में जाते हो बात करने के लिए, एडमिशन के लिए, तो जो उसका एडमिशन सिस्टम चल रहा है वो ओपन सिस्टम है। आप जाते हो, बात करते हो, चले आते हो, यानी कि यू कैन इंटरेक्ट विद दैट सिस्टम इजिली। आप उससे आसानी से इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। बट क्लोज सिस्टम, अब उसका एग्जाम होता है, पेपर चेकिंग होता है। तो पेपर चेक होना, एग्जाम होना, भी क्या है? उसका इंटरनल मतलब कि सिस्टम ही है, ठीक है। अब डायरेक्टली आप कॉपी कैसे चेक होता है वो जाओगे पूछने के लिए उससे, तो आपको बताएगा नहीं वो। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे आप, कोई कॉपी कैसे चेक होता है यहाँ पे वो बता दीजिए हमको, ठीक है ना। अंदर डायरेक्टली कॉपी देखना है हमको, तो इस एक अलग तरीके से इसको आप मतलब कि प्रोसेस में लेकर आप जा सकते हो, लेकिन वो क्लोज सिस्टम का होता है, वो डायरेक्टली आपको नहीं मिलेगा। जिस तरीके से आप डायरेक्टली जाकर बात कर सकते हो एडमिशन के लिए, उस तरीके से डायरेक्टली जाकर बात नहीं कर सकते हो कॉपी देखने के लिए, ठीक है ना। तो एक ओपन सिस्टम हो गया, एक क्लोज सिस्टम हो गया। नेक्स्ट हमारा है फॉर्मल और इनफॉर्मल सिस्टम। चलिए देखते हैं ये क्या होता है। द फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। यानी कि फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वह ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के बेस पे रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या होता है? द चार्ट इज अ मैप ऑफ पोजीशन एंड देयर अथॉरिटी रिलेशनशिप। चार्ट जो है वह
उसमें जितने भी अथॉरिटी होते हैं सबका अपना पोजीशंस क्या होता है, उन सब के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, उसको वह रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे किसी कंपनी में बहुत सारे लोग होते हैं काम करने वाले, उसमें कुछ लो लेवल के होते हैं, कुछ प्यून के स्टैंडर्ड के होते हैं, कुछ गार्ड के लेवल के होते हैं, कुछ उससे ऊपर होते हैं, आप बोल सकते हो फ्लोर लेवल के जो वर्कर्स होते हैं, उसके बाद आप बोल सकते हो मैनेजमेंट लेवल के भी होते हैं, कुछ HR लेवल के होते हैं, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, सब उसी सिस्टम के पार्ट होते हैं। तो वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग होता है, ठीक है, और जो वो सिस्टम डिज़ाइन किया गया है कि वो एक मतलब कि आप कह सकते हो कि एक अप्रोच बना हुआ है ट्री टाइप, कि कहीं पे अगर बॉस से मिलना है तो एक स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ के वहाँ तक पहुँच सकते हैं, डायरेक्टली हम उनसे नहीं मिल सकते हैं, ठीक है। एक क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है। तो ये इस टाइप का जो सिस्टम कहीं पर दिख जाए तो इसको हम फॉर्मल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना। जहाँ पे हमें कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, ठीक है ना, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होते हैं, ये सब क्या है ना, फॉर्मल सिस्टम का पार्ट है। इसमें आगे हम देखते हैं, इट इज कंसर्न विद द पैटर्न ऑफ अथॉरिटी, कम्युनिकेशन एंड वर्क फ्लो, ठीक है। इसमें अथॉरिटी के पैटर्न यानी कि अथॉरिटी जो है उसके यहाँ जो कम्युनिकेशन हो रहा है, उसका जो वर्क फ्लो हो रहा है, ये सब चीज़ें इसमें आता है। इंफॉर्मेशन इज फॉर्मली डिसेमिनेटेड in instruction memos or report from to top management to the intended user in the organization, यानी कि एक बॉटम लेवल के यूजर से या फिर एम्प्लॉय से टॉप लेवल के यूजर्स तक या फिर एम्प्लॉय तक जो इंफॉर्मेशन शेयर करने का जो तरीका है वो फॉर्मल सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर आल्सो अलाउ फीडबैक ऑफ चेन ऑफ डिमांड, चेन ऑफ कमांड फॉर द फॉलो अप, ठीक है। ये फॉर्मल सिस्टम है। आगे है इनफॉर्मल सिस्टम। अब इनफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, यानी कि सिंपल समझ सकते हो कि इट इज अ पावर स्ट्रक्चर डिजाइन टू अचीव कंपनीज गोल, यानी कंपनी के गोल को, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन उसके गोल को अचीव करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। आप देखते हुए कंपनी में ही बहुत सारे जो नीचे लेवल के एम्प्लॉय होते हैं उनसे आकर कंपनी के जो हायर अथॉरिटी है डायरेक्टली कभी कोई बात करते हैं, ठीक है ना, डायरेक्टली बात करते हैं किसी बात को लेकर, तो वो इंफॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट बन जाता है, इनफॉर्मल सिस्टम का पार्ट बन जाता है। एन ऑर्गेनाइजेशन emphasizes on control to ensure performance tend to restrict the communication flow among people, ठीक है ना। एन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करता है, emphasize करता है on control to ensure that performance tends to restrict the communication flow among the employees, यानी कि बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन होते हैं जो कि एम्प्लॉय तक पहुंचाए जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं पहुंचाए जाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो एम्फेसाइज होता है वो होता है कि परफॉर्मेंस उसका सही हो, और परफॉर्मेंस सही हो तो कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉय के साथ इनफॉर्मल भी बनना पड़ता है। जनरली वो फॉर्मल तो रहता ही है, लेकिन कभी कभी इनफॉर्मल भी बनना पड़ता है। जब इनफॉर्मल होकर कुछ शेयरिंग होती है तो उसे इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम के नाम से जानते हैं। इट इज़ एन एम्प्लॉय बेस्ड सिस्टम, यह एम्प्लॉय बेस्ड हो जाएगा। फॉर्मल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड होता है, एंड ये जो है इनफॉर्मल एम्प्लॉय बेस्ड होता है, ठीक है। एम्प्लॉय बेस्ड सिस्टम डिजाइन टू मीट द पर्सनल एंड वोकेशनल नीड्स एंड हेल्प टू सॉल्व, यानी कि किसी पर्सनल नीड्स को पूरा करने के इसका यूज किया जाता है। तो ये आपका इनफॉर्मल सिस्टम है, ठीक है ना। और इसमें फिर भी अगर डाउट हो कुछ भी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे। नेक्स्ट है मैनुअल एंड ऑटोमेटिक सिस्टम। एक बहुत ही आसान सिस्टम है, यानी कि जिस सिस्टम को हम मैनुअल चलाते हैं उसे हम मैनुअल सिस्टम बोलते हैं, और जिसको हम ऑटोमेटिक चलता है उसे हम ऑटोमेशन सिस्टम बोलते हैं। जैसे द सिस्टम विच डज नॉट रिक्वायर ह्यूमन इंटरवेंशन, जिस सिस्टम में ह्यूमन की जरूरत नहीं पड़ती है उसे हम ऑटोमेटिक सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि आज के गूगल ने एक कार बनाया था, ऑटोमेटिक कार, वो ऑटोमेशन सिस्टम का पार्ट था। इन दिस सिस्टम द होल प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिक इन दिस सिस्टम द होल प्रोसेस इज ऑटोमेटिक। ऑटोमेशन सिस्टम में क्या होता है कि सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक। आजकल देखते हो ट्रैफिक रूल क्या होता है कि आप जाओगे, आपको ट्रैफिक पुलिस नहीं दिखे रोड पे, फिर भी आप जाओगे, अपने आप रेड लाइट जलेगा, अपने आप कुछ समय के बाद फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर अगर आप गलत तरीके से गाड़ी पास करते हो, अपना व्हीकल्स क्रॉस करते हो तो फिर
ऑटोमेटिक कैमरा के माध्यम से आपका नंबर प्लेट का गाड़ी का फोटो खींचा जाता है, फिर चालान कट जाते हैं। तो ये क्या ऑटोमेटिक सिस्टम का एक पार्ट है, ठीक है ना। द सिस्टम विच रिक्वायर्ड ह्यूमन इंटरवेंशन इज कॉल्ड मैनुअल। और मैनुअल सिस्टम होता है जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन होता है, इंसान की जरूरत होती है। जैसे कि हमें किसी से मीटिंग करना है फेस टू फेस, तो वो जाहिर सी बात है कि मैनुअल सिस्टम का पार्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट रियल लाइफ बिजनेस सिस्टम है। रियल लाइफ बिजनेस सिस्टम क्या होता है? द सब सिस्टम इज अ कंपोनेंट ऑफ अ सिस्टम इवन दो इट कैन हेल्प, इट कैन आल्सो बी कंसीडर्ड एज अ सिस्टम इन इट्स ओन राइट, ठीक है ना। सब सिस्टम जो होता है वो किसी बड़े सिस्टम का एक पार्ट होता है जो कि अपने आप में एक सिस्टम होता है, ठीक। एक सब सिस्टम भी एक सिस्टम ही कहलाता है। कंसीडर द मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म का। इसमें देख लेते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ 5 सब सिस्टम, नेमली इसमें 5 सिस्टम की बात की गई है, 5 सब सिस्टम की बात की, जैसे प्रोडक्ट डिज़ाइन हो गया, प्रोडक्शन हो गया, सेल्स हो गया, डिलीवरी हो गया, सर्विस हो गया। क्योंकि प्रोडक्ट डिज़ाइन अपने आप में एक सिस्टम है जिसके माध्यम से हम प्रोडक्ट की डिजाइनिंग करते हैं, प्रोडक्ट का उसके बाद प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन में प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसके बाद सेल्स होता है। इस सेल्स क्या है, कैसे सेल करना है, कहाँ सेल करना है, किस एरिया में सेल करना है, ये सब भी सेल, ये सब सेल का पार्ट है। तो सेल होने के बाद फिर डिलीवरी होता है, जैसे कि आप ऑनलाइन आप फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर कर दिए, कुछ भी ऑर्डर कर दिए, सेल हो गया प्रोडक्ट, फिर उसके बाद आपका प्रोडक्ट डिलीवरी होता है। तो ये सारे क्या छोटे छोटे सिस्टम ही है जिसको पूरे को मिलाकर एक बिजनेस सिस्टम बनता है, जो कि रियल लाइफ में हम देखते हैं। जैसे कि आप फ्लिपकार्ट से कुछ मंगाना, फ्लिपकार्ट भी क्या अपने आप में रियल लाइफ बिजनेस सब सिस्टम है। स्विगी जो है, जोमेटो है, उसका रैपिडो है, यह उसके बाद ओला है, उबर है, यह सब चीज़ें जो है रियल लाइफ बिजनेस सब सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। रियल टाइम सिस्टम क्या होता है? देखिए, रियल टाइम सिस्टम डिस्क्राइब एन इंटरैक्टिव प्रोसेसिंग सिस्टम विथ सीवियर टाइम लिमिटेशन। इसमें क्या होता है कि एक प्रोसेसिंग सिस्टम होता है जिसमें एक टाइम लिमिटेशन होता है, यानी कि यहाँ पे समय का बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए इसका रियल टाइम दिया गया है, समय का रोल होता है। रियल टाइम सिस्टम इज यूज्ड व्हेन देयर इज अ रिजिड टाइम रिक्वायर्ड ऑन द फ्लो ऑफ डेटा, यानी किसी डेटा के फ्लो पे टाइम क्या हो, रिजिड हो, कि इसी टाइम में डेटा को फ्लो होना है, विद इन दिस टाइम हो जाना है, इसको हम रियल टाइम सिस्टम बोलते हैं। A real time system is considered to function correctly only if they return the correct result within imposed time constant। ये real time system फंक्शन तभी सफल होता है या फिर सक्सेस कहलाता है जब वह दिए गए काम टाइम के भीतर में वो काम कर लेता है, ठीक है ना। ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है हार्ड रियल टाइम सिस्टम, एक होता है सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। तो पहले हम एग्जांपल समझ लेते हैं रियल टाइम सिस्टम का। आप ट्रेन का टिकट काटते हो ऑनलाइन। जब आप ट्रेन का टिकट ऑनलाइन है कि ऑनलाइन टिकट काटना भी क्या है ना, ये एक सिस्टम है, ठीक है ना। ई टिकटिंग क्या है, एक सिस्टम है। तो जैसे ही आप कोई टिकट ऑनलाइन बुक करते हो तो रेलवे का बुक कर रहे हो तो उस स्लॉट में वो टिकट जो है वो बुक दिखता है दूसरे को, अब दूसरा कोई बुक नहीं करता। जैसे ही आप टिकट कट किए वो सीट आपका रिजर्व हो गया। सिनेमा हॉल के लिए फिल्म देखने जाते हो, जैसे ही आप सीट बुक कर लेते हो वो मतलब कि जो सीट है आपके लिए रिजर्व हो जाता है। तो रियल टाइम वहाँ पे सिस्टम काम कर रहा होता है कि जो सेम टाइम को दिखाता है। आप गूगल मैप यूज करते हो, गूगल मैप क्या है, एक रियल टाइम सिस्टम का पार्ट है। आप जैसे जैसे मूव कर रहे हो साथ में आपको मूव कर रहा होता है। गूगल अर्थ क्या है, रियल टाइम सिस्टम का पार्ट है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रियल टाइम सिस्टम का पार्ट है। लाइव शो आप देखते हो, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रियल टाइम सिस्टम, ठीक है ना। लाइव कुछ भी चल रहा है वो भी रियल टाइम सिस्टम का ही पार्ट कहलाता है। तो ये दो तरीके के हो गए, एक हो गया सॉफ्ट, एक हो गया हार्ड। हार्ड में क्या होता है कि देखिए रियल टाइम में क्या होता है, दो तरीके के टास्क होता है। एक होता है क्रिटिकल टास्क, एक होता है जो मतलब मिजरेबल, आसानी से आसान मतलब इजी बोल सकते हो, इजी टास्क। तो जो क्रिटिकल टास्क यानी कि जो रियल टाइम सिस्टम पहले क्रिटिकल टास्क पूरा करने की बात करता है उसे हम हार्ड रियल टाइम सिस्टम बोलते हैं। एंड जो रियल टाइम सिस्टम पहले सॉफ्ट टास्क को यानी कि जो आसान काम है उसको पूरा करता है उसे हम सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम बोलते हैं। एंड नेक्स्ट आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या है कि a distributed system in which the data process and interface components of information system are distributed to multiple locations in a computer network। यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें प्रोसेसिंग हो या फिर डेटा हो या फिर इंटरफेस ऑफ कंपोनेंट का इंटरफेस हो, यह सब अलग अलग लोकेशन पे होता है। यानी कि डेटा कहीं और
स्टोर है, कहीं और से उसको एक्सेस किया जा रहा है, ठीक है ना। या फिर जब आप अपने डेटा को मल्टीपल लोकेशन पे शेयर कर पाते हो, जैसे कि आपके पास कोई फाइल है कंप्यूटर में है, आप उस फाइल को गूगल ड्राइव में डाल दिए, आप उसी फाइल को वन ड्राइव में डाल दिए, उसको फिर ड्रॉप बॉक्स में डाल दिए, ठीक है। या फिर आप जब उसको गूगल ड्राइव में सेव कर दिए, गूगल ड्राइव उसको अलग अलग सर्वर पर डाल दिया, ताकि मान लेते हैं एक सर्वर से अगर वो फाइल लॉस्ट हो जाए तो फिर भी वो गूगल आपको दूसरे सर्वर से उस फाइल को प्रोवाइड कर सके आपको। क्योंकि एक एग्जांपल समझते हैं कि मान लीजिए आपने गूगल में कुछ स्टोर किया ड्राइव में और गूगल ड्राइव से वो ख़त्म हो गया। कोई भी कारण हो सकता है कि वहाँ पर सिक्योरिटी ब्रीच हो गई हो, अटैक हो गया हो उस पर, या फिर डेटा लॉस्ट हो गया हो, किसी दूसरे कारण से डेटा ख़त्म हो गया। आप डेटा सर्च करने जाएंगे, आपको नहीं मिलेगा, आपको गूगल पे भरोसा नहीं होगा, भरोसा आपको उस पर कम जाएगा कि मैं यहाँ पे अपना डेटा डालता हूँ और डेटा क्या है मेरा ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए गूगल का ट्रस्ट, मतलब गूगल आपको यह इंश्योर करता है कि आपका जो डेटा है वो सेफ है, हमेशा हर एक हाल सूरत में सेफ है, ठीक है। इसलिए गूगल जो है, आप तो जब गूगल ड्राइव में डाल दिया तो डेटा चला गया ड्राइव में, लेकिन गूगल उस डेटा का कई कॉपी बनाकर अलग अलग सर्वर पर भेज देता है, ताकि अगर किसी एक सर्वर से वो डेटा लॉस हो जाए तो फिर दूसरे सर्वर से आपको कॉपी डेटा का दे सके जब आपको ज़रूरत पड़े उसका, ठीक है। इसी को हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बोलते हैं, जिसमें डेटा प्रोसेसिंग, इंटरफेस सब कुछ क्या है अलग अलग मल्टीपल लोकेशन पे होता है। The processing workload required to support these components is also distributed across multiple computers on the network। यानी कि जितने भी वर्कलोड होते हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को, वो भी क्या है नेटवर्क पे अलग अलग कंप्यूटर में होते हैं। इस प्रोसेसर है हर एक नेटवर्क पर जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं यानी कि सर्वर्स लगे होते हैं, सबके पास अपना एक लोकल मेमोरी होता है, अपना प्रोसेसर होता है, ठीक है ना। तो प्रोसेसर जो है वो कम्युनिकेट करता है दूसरे कंप्यूटर से, ठीक है। तो ये आपका होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, सच हाई बसेज और टेलीफोन लाइंस का यूज किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। द प्रोसेसर इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में वेरी इन साइज एंड फंक्शन। प्रोसेसर का साइज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में अलग अलग हो सकता है, किसी सिस्टम का कुछ और साइज हो, किसी का कुछ और साइज हो, कोई कितना भी कोई सिस्टम है जिसका कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है स्टोरेज, किसी सिस्टम का कैपेसिटी कम है, ठीक है ना। तो ये एक अलग मैटर है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में ये भी होता है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए इसको हम थोड़ा और बेहतर समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए तो एक बार हम पूछते हैं कोपायलट से कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। आइए स्टार्ट हो जाए आज कोपायलट। देखिए कोपायलट क्या कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर दैट आर फिजिकली सेपरेटेड बट आर कनेक्टेड बाय सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज इक्विप्ड विद डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी कि ये भी वही बात बोल रहा है कि कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर, बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं। ऑटोनोमस कंप्यूटर का मतलब क्या होता है कि सारे जो कंप्यूटर सर्वर पे हैं, अब कोई कंप्यूटर्स किसी और लोकेशन पे है, कोई किसी और लोकेशन पे, अलग अलग लोकेशन पे है, तो एक कंप्यूटर दूसरे को वहाँ नहीं जान रहा होता है। हर एक कंप्यूटर एक दूसरे के लिए क्या होते हैं अनजान होते हैं, ठीक है ना, अजनबी होते हैं, तो उसको हम ऑटोनोमस कंप्यूटर बोलते हैं। जो फिजिकली सेपरेटेड तो होते हैं लेकिन वह किसी पर्टिकुलर एक सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर से क्या होते हैं कनेक्टेड होते हैं, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। यानी कि उस पर जो सॉफ्टवेयर चल रहा होता है जिसके माध्यम से सारे कंप्यूटर को एक्सेस किया जाता है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बोलते हैं। आप जो इंट्रानेट होता है, इंट्रानेट जिस तरीके से कनेक्ट करता है, आप बोल सकते हो ये भी क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंडर ही काम करता है। नेक्स्ट इसके कुछ एडवांटेज होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के। तो क्या क्या एडवांटेजेस हैं? तो सबसे पहला एडवांटेज इसका है रिसोर्स शेयरिंग, यानी कि इसमें हम रिसोर्स की शेयरिंग कर सकते हैं। एक ही जगह मतलब एक ही मान लेते हैं कि इसे कनेक्टेड हैं हम कंप्यूटर से, तो हम डिफरेंट रिसोर्स पे एक ही सर्वर को कई सारे कंप्यूटर पर शेयर किया जा सकता है, एक ही सर्वर को कई सारे कंप्यूटर पे शेयर किया जा सकता है, ठीक है ना। रिसोर्स शेयरिंग हो गया। कंप्यूटेशनल स्पीड, इससे क्या होता है कंप्यूटेशनल स्पीड बढ़ जाता है। जैसे कि हम कोई डेटा एक्सेस कर रहे हैं, मान लीजिए वो डेटा जो है कैलिफोर्निया के सर्वर में स्टोर है, साथ ही साथ वो मुंबई की सर्वर में स्टोर है, तो हम जब डेटा एक्सेस करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जब मुंबई से डेटा आएगा हमारे पास तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, इसको जल्दी मिल जाएगा हमें, ठीक है। और वहाँ कैलिफोर्निया से आएगा तो टाइम लगेगा।
तो डिस्ट्रीब्यूटेड होने का मतलब कई जगह पे स्टोर तो है, लेकिन जो नज़दीकी प्लेस है वहाँ से हमारा डेटा मिलेगा। तो इससे क्या होता है, स्पीड बढ़ जाता है। रिलायबिलिटी का मतलब हो गया भरोसा इस पर हमारा होता है, क्योंकि इसमें डेटा लॉस्ट होने के चांसेस कम होती है। हमारा डेटा अगर किसी एक सर्वर के नुकसान पहुंच भी गया, किसी एक कंप्यूटर को से डेटा लॉस्ट हो भी गया, तो दूसरा कंप्यूटर उसको तुरंत भरपाई कर देता है, डेटा दे देता है। तो रिलायबिलिटी है। कम्युनिकेशन मतलब आपस में कम्युनिकेट भी कंप्यूटर कर पाता है। दिस इज द फोर्थ एडवांटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके कुछ लेयर्स के बारे में। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के 5 लेयर्स होते हैं। पहला लेयर है एप्लीकेशन लॉजिक लेयर, दूसरा है डेटा मैनिपुलेशन लेयर, तीसरा है डेटा लेयर, चौथा प्रेजेंटेशन लेयर एंड पांचवा आता है आपका प्रेजेंटेशन लॉजिक लेयर। ये 5 इसके लेयर्स होते हैं, ठीक है ना। एप्लीकेशन लॉजिक लेयर का काम क्या है, इंक्लूड्स ऑल द लॉजिक एंड प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड टू सपोर्ट, यानी कि बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए, यानी कि उस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए जितने भी प्रोसेसिंग चाहिए होते हैं, जितने भी लॉजिक की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन सबको इसी लेयर पे स्टोर किया जाता है, यानी किसी लेयर पे होते हैं। डेटा मैनिपुलेशन लेयर का काम क्या है, डेटा को रिट्राइव करना और स्टोर करना। डेटा लेयर का काम क्या है कि डेटा एक्चुअल में डेटाबेस में स्टोर है कि नहीं इसकी डिटर्मिनेशन करना और इसको स्टोर करना। प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या है, यह इंटरफेस तैयार करता है यूजर के लिए ताकि यूजर उसको देख सके, ठीक है ना। यह इनपुट लेता है और आउटपुट देता है। प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या है। प्रेजेंटेशन लॉजिक लेयर क्या करता है कि अगर इनपुट के टाइम में कुछ प्रोसेसिंग की जरूरत पड़े तो वहां पे प्रोसेसिंग करने का काम करता है प्रेजेंटेशन। लिखा हुआ है इंक्लूड्स प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश यूजर इंटरफेस, यानी कि जो प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है यूजर इंटरफेस क्रिएट करने के लिए, तो वहाँ पे प्रेजेंटेशन लॉजिक लेयर काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है एडिटिंग इनपुट डेटा एंड फॉर्मेटिंग आउटपुट डेटा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट डे हम आगे पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ अ सक्सेसफुल सिस्टम कि हाउ कैन अ सक्सेसफुल सिस्टम बी डेवलप। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय। ये वीडियो नंबर 1 था, इसी चैप्टर का वीडियो 2 नेक्स्ट डे मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए आप सब इसको देखें और अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर करें। थैंक यू।